गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग को पढ़ना है परंपरा का मूल्यांकन। पिछले क्लास में इसका लेखक परिचय देखे थे। लेखक का नाम है रामविलास शर्मा। जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला के उच्च गांव सानी गांव में। ठीक है। वो एमए और बीए किए कहाँ से? लखनऊ विश्वविद्यालय से। ठीक है। ये सब उनका जो डिटेल है दिया हुआ है। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1932 ईस्वी में बीए तथा 1934 ईस्वी में अंग्रेजी साहित्य में एमए किए थे। बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स, एमए मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स। उसके बाद उनकी मृत्यु दिल्ली में हो गई 2000 ईस्वी में। टोटल डेट कहाँ है? 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में उनका निधन हो गया। ठीक है। ये कैसी कहानी है? तो ये निबंध है। इस चैप्टर की विद्या क्या है? निबंध। इसमें परंपरा का मूल्यांकन किया जाता है। कोई भी परंपरा है जो वर्षों से चले आ रहा है तो उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है, लॉजिक क्या था, कब से शुरू हुआ, इस तरह का कुछ एक संभावित मूल्यांकन किया जाएगा इस चैप्टर में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आप लोग अंत तक बने रहें। चैप्टर का नाम है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन। मूल्यांकन जो शब्द है इसका मतलब होता है किसी चीज का गणना करना। मूल्यांकन जैसे मूल्य पूछते हैं कि इस वस्तु का मूल्य क्या है, तो एक तरह से उस चीज का गणना किया जाता है। कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, सामग्री है, तो उसका मूल्यांकन किया जाता है। गणना करना एक तरह से हम कह सकते हैं। ओह, ये भी आ गया है। जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं है। आपको बता दें कि इस क्यूआर को स्कैन करके आप लेखक को पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। जो लकीर के फकीर नहीं है, रामविलास शर्मा जी बोलते हैं, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, साहित्य में युग को बदल देना चाहते हैं, जो लोग लकीर के फकीर नहीं हैं, जो रूढ़ियां तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं। रूढ़िवादी सोच आप लोग पढ़े होंगे सोशल साइंस में। किसको कहते हैं? रूढ़िवादी सोच। हाँ, जो पुराने विचारधारा पर स्थिर होता है, जो चलता है, उसी को रूढ़िवादी सोच कहते हैं। ठीक है। उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज्यादा आवश्यक है। जो लोग समाज में बुनियादी परिवर्तन करके वर्गहीन से शोषण मुक्त समाज की रचना करना चाहते हैं। कौन बोलते हैं? रामविलास शर्मा जी ये सब कहते हैं कि जो लोग साहित्य युग को परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं हैं, जो चाहते हैं कि समाज एक अच्छा समाज बने, जो चाहते हैं कि किसी भी लोगों को शोषण न किया जाए, वर्गहीन या वर्गविहीन समाज को शोषण मुक्त किया जाए, ठीक है, उनकी रचना चाहते हैं। वे अपने सिद्धांतों को ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से पुकारते हैं। जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना के ज्ञान से साहित्य की धारा मोड़ी जा सकती है और नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का मूर्त ज्ञान है, और यह ज्ञान उतना ही विकासमान है जितना साहित्य की परंपरा। ये कहते हैं, क्या कहते हैं? सुनिएगा जरा ध्यान से, कि जो लोग समाज को अच्छे जगह पे ले जाना चाहते हैं, जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो समाज में बदलाव करना चाहते हैं,
वो लोग जरूरी नहीं है कि सिर्फ उनका सिद्धांत ऐतिहासिक और भौतिकवाद के नाम से ही पुकारा जाए, साहित्य के क्षेत्र में भी क्रांति किया जा सकता है। ठीक है, साहित्य से भी समाज को परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे आजकल नेता सबको देखते होंगे, 2-4 को वीडियो आता है कि वो सब रियल मुद्दा को सीधा सीधा नहीं बोलेगा, वो एक कहानी की तरह बोलेगा। एक कहानी सुनाते हैं और बाद में ला करके रखेगा कि ये बात है। फिर कोई मुद्दा रहेगा तो उसको डायरेक्ट ना बोल करके कविता की तरह बोलेगा। ठीक है, कोई शायरी की तरह बोलेगा। इस तरह से होता है नहीं? अजब तेरी लीला गजब तेरा खेल, छुछुन्नर के माथा पर चमेली का तेल। इस तरह से वाह 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 वाह। अरे हो गया रहने दो। नहीं नहीं, हम कोई सेलिब्रिटी थोड़ी है जो ताली बजाओगे। इधर देखो, तो इस तरह से अगर बदलाव करना है, अच्छे जगह पे ले जाना, तो जरूरी नहीं है कि वो इतिहास के पन्नों में ही दर्ज हो, जरूरी नहीं है कि वो भौतिकवादी सोच ही हो। आप साहित्य के क्षेत्र में भी बदलाव करके किसी चीज का मूल्यांकन कर सकते हैं। साहित्य के क्षेत्र से भी आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है। अगर प्रगति करना है किसी भी क्षेत्र में, तो जरूरी नहीं है कि उसका एक एरिया फिक्स है कि हाँ ये काम करेंगे तभी समाज का प्रगति होगा। कोई डॉक्टर बन के भी समाज का सेवा करता है, कोई IAS PCS बन के भी समाज का सेवा करता है, कोई टीचर बन के, कोई नेता बन के, तो हर एक क्षेत्र से आप प्रगति कर सकते हो। तो किसी विशेष क्षेत्र का वो संकलन नहीं है। ठीक है, साहित्य की परंपरा का मूर्त ज्ञान है और यह ज्ञान उतना ही विकासमान है जितना साहित्य की परंपरा। सभी उतना ही विकासमान है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, जितना साहित्य का योगदान है। बाकी सबका भी योगदान है, साहित्य का भी योगदान है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है। कहाँ तक पढ़ लिए हैं? अरे हो जाओ ऊपर। साहित्य की परंपरा, चलो आगे देखते हैं। साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उसी साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं जो शोषक वर्गों के विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। ये कह रहे हैं, किसको क्या हो गया था? छोड़ो। साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उसी साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं जो शोषक वर्ग के विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। यानी जो शोषक वर्ग है, जो सबसे निचले वर्ग है, जो आज भी उभर नहीं पाया, आज भी उसी बदहाली में है, उसी गरीबी में है, जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। प्रतिबिंबित मतलब जानते हैं आप लोग, प्रतिबिंब बनाते हैं भौतिक में, मतलब एक इमेज दिखाता है, एक झांकी दिखाता है उस बदहाल जनता की, उस शोषक वर्ग की जो आज भी उसी में घुट घुट कर जी रहा है, उस चीज की झांकी दिखाती है, प्रतिबिंबित करता है। सबसे पहले उस चीज का मूल्यांकन होता है। इसके साथ हम उस साहित्य पर ध्यान देते हैं जिसकी रचना का आधार शोषित जनता का श्रम है। जो जनता, जो शोषण हुआ है, जिस जनता पर, जो जनता आज भी उभर नहीं पाया है, जो उसी, जो वर्षों गरीबी में था, आज भी उसी में है, उसके बाद उसका मूल्यांकन करते हैं और यह देखने का प्रयत्न करते हैं कि वह वर्तमान काल में जनता के लिए कहाँ तक उपयोगी है और जो भी चीज़ है जो आज तक किया गया है वो जनता के कितने काम आया है और कितने बिना काम का है और उसका उपयोग किस तरह हो सकता है। इसके अलावा जो साहित्य सीधे संपत्तिशाली वर्गों की देख रेख में रचा गया है और उनके वर्ग हितों को प्रतिबिंबित करता है, उसे भी परख कर देखना चाहिए। और ये कहते हैं
कि उसके बाद हम उस साहित्य का मूल्यांकन करते हैं जो सिर्फ उच्च वर्ग के लोग, सिर्फ संपत्ति वाले लोगों के लिए ही रचा गया है, उसका भी मूल्यांकन कर, उसको भी परख कर, जांच कर हम देखते हैं और उसको भी प्रतिबिंबित करते हैं। यह अभ्युदयशील वर्ग का साहित्य है या ह्रासमान वर्ग का। यह स्मरण रखना चाहिए कि पुराने समाज में वर्गों की रूपरेखा कभी बहुत स्पष्ट नहीं रही। पहले के समाज में भी या अभी के समाज में भी ऐसा है, कोई जो भी वर्ग है उसका रूपरेखा एक फिक्स कोई पैमाना नहीं है। कोई अगर कास्ट सिस्टम अगर सरकार बनाया है, ओबीसी, एससी, एसटी, तो उसका भी कोई एक कंफर्म नहीं है कि आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि ये एससी एसटी है, ये ओबीसी है। कुछ ना कुछ आज भी उसमें झोल है। कोई ओबीसी से एससी एसटी में चला जाता है, कोई एससी एसटी से ओबीसी में, ओबीसी से जनरल में, जनरल से ओबीसी। तो इससे आज भी जितने भी वर्ग बनाए गए हैं उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां है। रूपरेखा कभी बहुत स्पष्ट नहीं रही। जो वर्गों को बांटने की जो रूपरेखा है वो कभी भी बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं रहा। जहां पूंजीवाद का यथेष्ट विकास हो गया, वहीं यह संभावना होती है कि संपत्तिशाली और संपत्तिहीन वर्ग एक दूसरे के सामने पूरी तरह विरोधी बनकर खड़े हों। संपत्तिशाली मतलब अमीर लोग, संपत्ति विहीन मतलब गरीब लोग। जिसके पास संपत्ति है वो अमीर है, जिसके पास संपत्ति नहीं है वो गरीब। तो ये वहीं पर संभव हो पाया है। वर्ग जो पूरा दिखता है, जिसके पास संपत्ति है वो अमीर लोग हैं, उनका वर्ग एक अलग है, जिसके पास संपत्ति नहीं है वो गरीब लोग हैं, उनका वर्ग अलग है, और दोनों एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं। अमीर लोग चाहते हैं कि हम और अमीर हो, जिसके वजह से गरीब को और गरीब बनाना चाहते हैं, और गरीब लोग चाहते हैं कि जितना हम हैं वो भी थोड़ा नीचे आए, हम भी थोड़ा ऊपर उठे, ताकि दोनों का लेवल बराबर हो। ठीक है, आगे देखिए। पुराने साहित्य में वर्ग हित साफ साफ टकराते हुए दिखाई दे, इसकी संभावना कम होती है। सभ्यता के अनेक तत्वों की तरह साहित्य में भी ऐसे तत्व होते हैं जो विरोधी वर्गों के काम में आते हैं। पुराने समय के जितने भी साहित्य है, जितने भी लेख हैं, उसमें साफ साफ, तुम एक मिनट पीछे चली गई। हाँ, कैसे याद कर रहा? हाँ तो बंद कर लो। हाँ हाँ, यहीं तुमको बैठना है। हाँ कोई बात नहीं, सुनाई देगा ना, आँख से सुनता है। साइलेंस। देखो इधर क्या बोल रहे थे, हम भुला जाते हैं। पुराने समय के जो साहित्य है उसमें वर्गों के बीच का अंतर साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि इसकी संभावना कम होती है, साफ साफ दिखने की संभावना कम होती है पुराने साहित्य में। सभ्यता के अनेक तत्वों की तरह साहित्य में भी ऐसे तत्व होते हैं जो विरोधी वर्गों के काम आते हैं। साहित्य के क्षेत्र में भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं, कुछ ऐसे प्रजाति होती है जो विरोधी वर्गों के काम आती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहाँ तक पढ़ चुके हैं? यहाँ तक, विरोधी बनकर खड़े हो। पुराने साहित्य में वर्ग हित साफ साफ टकराते हुए दिखाई दे, इसकी संभावना कम होती है। पुराने साहित्य में जो भी वर्ग है वो साफ साफ उनमें अंतर नहीं दिखते। सभ्यता के अनेक तत्वों की तरह साहित्य में भी ऐसे तत्व होते हैं जो विरोधी वर्गों के काम आते हैं। आग जलाकर खाना पकाना मानव सभ्यता का सामान्य तत्व बन गया है। देखो, उसमें भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो विरोधी वर्ग के काम आते हैं। ठीक है, आग जलाकर खाना पकाना मानव सभ्यता का सामान्य तत्व बन गया। शुरुआती दौर में जिस समय आग का खोज नहीं हुआ था, उस समय मानव सभ्यता का खाना जो था वो कच्चा ही था, जैसा मिल गया वैसा ही ठीक है। लेकिन जब से आग का खोज हुआ, धीरे 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 मानव का खाना बना करके खाने वाला एक परंपरा सी बन गई है। क्या बन गया है? परंपरा सी बन गई है। जलाकर खाना पकाना मानव सभ्यता का सामान्य तत्व बन गया।
कल कारखानों में भाप और बिजली से चलने वाली मशीनों का उपयोग समाजवादी व्यवस्था में होता है और पूंजीवादी व्यवस्था में भी। उसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, अभी के समय में कल कारखाने, फैक्ट्री, ये सब बहुत सारा बन गया। तो वो कब बना? जब पूंजीवादी व्यवस्था आया, जब समाजवादी, समाज का विकास हुआ। पहले लोग अलग अलग रहते थे, खाना बदोश थे, एक जगह से दूसरे जगह खाना की तलाश में भटकते रहते थे। उसके बाद समय बीता तो लोग एक साथ रहने लगे, घर में रहने लगे, समाज का निर्माण हुआ। तो जब समाजवादी सोच हुई, एक लोग सब एक साथ रहने लगे, तब फैक्ट्री, कल कारखाने, पूंजीवादी सोच आई, तो ये सब की व्यवस्था बनी। सभ्यता का हर स्तर वर्ग युद्ध नहीं होता, इसी तरह साहित्य का हर स्तर संपत्तिशाली वर्गों के हितों से बंधा हुआ नहीं रहता। ये यही कह रहा है कि जिस तरह से सत्ता किसी एक वर्ग के साथ नहीं रहता, सभ्यता किसी एक वर्ग का नहीं होता, उसी तरह से साहित्य भी किसी एक वर्ग का नहीं होता, चाहे वो संपत्तिशाली हो, चाहे वो कोई हो, संपत्ति विहीन हो। साहित्य की इस व्यापकता को स्वीकार न करना वैसे ही जैसे समाजवादी व्यवस्था में बिजली, पानी किधर गया जी, यहीं पे है, दिखता नहीं है। बिजली का उपयोग न करना, क्योंकि इसका आविष्कार पूंजीवादी समाज में हुआ था और उसका उपयोग भी पूंजीपतियों ने अपने हितों में किया था। ठीक है, चलो ऊपर ले जाते हैं। ठीक, यहाँ पे बिजली का उपयोग न करना, क्योंकि इसका आविष्कार किसने किया था? पूंजीवादी समाज ने, और उसका उपयोग भी पूंजीपतियों लोगों ने अपने हितों के लिए करने लगे। ठीक है, साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। साहित्य जो है वो मनुष्य के पूरे जीवन से संबंधित है। साहित्य कोई किसी एक समय का नहीं है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती है। आदिम भावनाएं, आदिम कहने का मतलब अनंत है। आदिम का मतलब क्या? बहुत सारी भावनाएं हैं, कोई लिमिट नहीं। हो गया, प्रतिफलित होती है जो उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है। इस बात को बार बार कहने में कोई हानि नहीं है कि साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है, उसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसकी इंद्रिय बोध मतलब सोचन क्षमता, सोचने की क्षमता जो है, उसकी भावनाएं भी व्यंजित होती है। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। साहित्य जो है वो किसी एक वर्ग का मोहताज नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास संपत्ति है साहित्य उसी का है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ उसी के बारे में साहित्य लिखा जाएगा। लोगों के संपूर्ण जीवन से साहित्य जुड़ा होता है, उसमें अनेकों भावनाएं जुड़ी होती है साहित्य से। ठीक है, प्रतिफलित होती है, प्राणी मात्र से जोड़ती है। इस बात को बार बार कहने में कोई भी आश्चर्य नहीं है कि हाँ, साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है, उसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसकी भावनाएं भी व्यंजित होती है। मनुष्य की सोचने की क्षमता, उसकी भावनाएं जो है वो भी उसमें व्यक्त किया जाता है। किसमें? साहित्य में। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है, स्थिर होता है। ये कहते हैं रामविलास शर्मा जी। साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा पूंजीवादी सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है और पूंजीवादी सभ्यता को मुकाबले समाजवादी सभ्यता को पुराने चरखे और करघे के मुकाबले मशीनों के व्यवहार से श्रम की उत्पादकता बहुत बढ़ गई है। देखो इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से देखो। साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती। साहित्य में जो विकास प्रक्रिया है ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाता है तुरंत में। जैसे समाज में सामाजिक
विकास क्रम, समाज में जो सामाजिक विकास क्रम है वो तुरंत खत्म हो जाता है। काम शुरू हुआ, काम खत्म हो गया। मान लो 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल कोई भी चीज अगर विकास का काम हो रहा है तो कुछ समय बाद वो खत्म हो जाता है। लेकिन साहित्य के क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि विकास हो रहा है तो फिर खत्म हो जाएगा, विकास टोटल हो गया, वो कहाँ तक जाएगा किसी को पता नहीं है। सामंती सभ्यता की अपेक्षा पूंजीवादी सभ्यता से अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है। जो सामंती सभ्यता है और जो पूंजीवादी है, वो पूंजीवादी ज्यादा सक्सेस, सामंती कम सक्सेस, फिर समाजवादी, और उसके बाद फिर समाजवादी से कहाँ जाएगा पूंजीवादी, तो समाजवादी कम सक्सेस, पूंजीवादी ज्यादा सक्सेस। इस तरह से ऐसा नहीं है कि साहित्य भी इसी तरह से खत्म हो जाती है। ये सब परंपरा का मूल्यांकन किया जा रहा है। कहाँ तक पढ़ चुके हैं? पूंजीवादी सभ्यता का अधिक प्रगतिशील, अपेक्षा पूंजीवादी सभ्यता अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है, और पूंजीवादी सभ्यता के मुकाबले समाजवादी सभ्यता को पुराने चरखे और करघे के मुकाबले मशीनों के व्यवहार में श्रम की उत्पादकता बहुत बढ़ गई। जैसे पहले क्या था कि लोग आटा पीसते थे तो वो जो होता था ऐसे चलाने वाला जाता जिसको बोलते हैं, तो उसके बाद ऐसे ऐसे तो वो बहुत स्लो चलता था। पहले मसाला भी पीसने वाला होता था, ओए तो मसाला भी सिलवट पे पीसा जाता था, तो वो अभी पिसा था। हाँ, अब तो मिक्सी उक्सी आ गया तो बहुत कम है, बहुत कम गया है। अब जो नए लोग हैं वो नहीं पीसते हैं उस पर। तो शांत रहो। अच्छा ठीक है, ओए दहेज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिर चुप रहो, पता करके आना कल। दहेज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंशन ना लो, इसके बाद बाहर बोर्ड आ जाएगा। अभी बिहार बोर्ड से है ना, जस्ट जैसी मैट्रिक करेगा वैसी बाहर बोर्ड आ जाएगा। वो भी बिहार बोर्ड ही है लेकिन उसमें इंग्लिश आ जाएगा। 11 12 में इंग्लिश पढ़ना ही है, तो इसीलिए तो बिहार बोर्ड ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे। एक के जगह ऐसा लग रहा है कि एगो टांग खींच रहा है, एगो हाथ खींच रहा है, बीच में फसल है यहाँ वाला सब। क्या कि 10वां तक कहता है कि इंग्लिश नहीं पढ़ना है, तो फिर इंटर में काहे लिए पढ़ना है? अब जो जीवन में पहला से यही सोच कर आया है कि 10वां में नहीं पूछता है इंग्लिश, इसलिए 10 साल नहीं पढ़ा है, तो 2 साल में कथी पढ़ लेगा वो? तो इसीलिए तो सिस्टम है उस तरह का बनाया। और यहाँ के नेता सबका भी सोच गजब है। विद्यालय होता है पढ़ने के लिए, तब विद्यालय पढ़ने के लिए नहीं, चरवाहा विद्यालय खोलेंगे। वही चराने के लिए विद्यालय। अरे चराने के लिए फील्ड बनवा दीजिए आप बहुत बड़ा बड़ा घास का, तो विद्यालय खोलने की क्या जरूरत है? जब आप इतना ही कुछ करने, शांत रहो, इतना ही अगर मान लो करना है, मवेशियों के लिए करना है अच्छा चीज, तो उसके लिए एक बड़ा सा फील्ड जैसे गांधी मैदान सब टाइप का एगो चौड़े घोषित कर दो कि इसमें खाली जाओ चराओ। तो विद्यालय ऐसा काहे लिए बनवाने की जरूरत है? हद है मतलब कि। तो सब वही है, क्या कर सकते हैं हम? तो इससे थोड़ा सा हट कर कुछ किया जाए। छोड़ो, रहने दो। ओए अब शांत रहो, क्या बोल रहे थे, कहाँ से कहाँ चल गए हम? हाँ, तो पहले अब जो मशीनरी आ गई है, जो फैक्ट्री आ गया है, वो सब में उत्पादन क्षमता बढ़ गया। पहले जांता में आटा पिसाता था, अब तो पिसा हुआ आता है पैकेट में ही पहले से ही 50 किलो का बोरा। ये सब अधिकतर लोग खरीद करके ही लाते हैं अपने घर में, खुद से बहुत कम लोग ही पिसवाते हैं। फिर मसाला ये सब भी आता है मिल से ही पिसा करके। तो पहले क्या था कि हर एक घर में अपना अपना उतना उतना पिसते थे। अब क्या है कि लोग धीरे धीरे कोढ़िया होते जा रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग काम कम करना चाह रहे हैं। ठीक है, वही इसमें बताया जा रहा है कि उत्पादक बहुत बढ़ गई है, फैक्ट्री ये सब आ जाने से उत्पादन क्षमता बढ़ गया। पर यह आवश्यक नहीं है कि सामंती समाज साइलेंस के कवि की अपेक्षा पूंजीवादी समाज का कवि श्रेष्ठ हो। ये जरूरी नहीं है
कि जो गरीब लोगों का कवि है और जो अमीर लोगों का कवि है, अमीर लोगों का जो कवि है वो श्रेष्ठ है और गरीब लोगों का कवि श्रेष्ठ नहीं है, ये जरूरी नहीं है। यह भी संभव है कि आधुनिक सभ्यता का विकास कविता के विकास का विरोधी हो और कवि स्वयं बिकाऊ माल बन रहा हो। ये संभव हो सकता है। ये रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि ऐसा संभव हो सकता है कि आधुनिक सभ्यता का विकास कविता के विकास का विरोधी हो और कवि जो है वो स्वयं बिकाऊ बन रहे हैं। अब कोई स्वयं बिकाऊ बन रहा है तो उसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता। व्यवहार में यही देखा जाता है कि 19वीं और 20वीं सदी के कवि क्या भारत में क्या यूरोप में पुराने कवियों को घोटे जा रहे हैं और कहीं उनके आसपास पहुंच जाते हैं तो अपने को धन्य मानते हैं। कहा यह जा रहा है कि 19वीं 20वीं सदी में जो कवि हुए, जो भारत के और यूरोप में जो कवि भारत के हुए वो यूरोप में पुराने कवियों को घोटे ही है ना, यहाँ पे घोटे जा रहे हैं और कहीं उनके पास पहुंच जाते हैं तो अपने को धन्य मानते हैं। जो भारत के कवि हैं अगर वो यूरोप में पहुंच जाते हैं तो अपने आप को क्या मानते हैं? धन्य मानते। आज के समय में भी हम लोग की ऐसी मेंटेलिटी बन गई है, ऐसी मानसिकता बन गई है कि अगर अमेरिका का नाम लेते हैं, यूरोप का, इंग्लैंड का, ये सब का, अगर यूरोप के जितने भी कंट्री है उस सब का नाम लेते हैं तो एक बहुत बढ़िया छवि बनता है। कोई इसमें से कोई नहीं देखा है, ना अमेरिका देखा है, ना इंग्लैंड देखा है, ना न्यूजीलैंड, कोई नहीं देखा है, बस फोन पे देखा है, फिल्म ये सब में देखा है। जरूरी नहीं है कि फिल्म में जैसा दिखता है एक्चुअल में वैसा ही हो। तो एक अच्छा छवि बनता है, माइंड में एक बहुत बढ़िया इमेज क्रिएट होता है कि हाँ बहुत अच्छा होगा, अमेरिका है, इसका मतलब अमेरिका का नाम सुनते ही आता है कि पूरा अमेरिका एकदम साफ सुथरा होगा, लोग एकदम डिसिप्लिन होंगे, हर चीज टाइम पर होता होगा, इस टाइप का आता है ना। तो ये सब एक छवि बना हुआ है और भारत की ट्रेन भाई तो जैसा है वैसा ही छवि बना है। अब जैसे कि एक होता है कि है कैसा भी और छवि कुछ और, लेकिन भारत के साथ है कि भले भारत में बहुत चीज ठीक है लेकिन जो चीज खराब है उसी का छवि बाहर बन जाता है, अच्छा चीजों का छवि बाहर नहीं बनता। अभी साफ सुथरा के मामले में भारत का बहुत शहर है जो एकदम क्लीन हो गया है, 90% तक स्वच्छ हो गया है। जैसे बड़े बड़े शहर नोएडा हो गया, फिर इंदौर तो लगभग 5 साल पहले से ही है, और बहुत सारे शहर है जिसमें काम चल रहा है। और वो सब देखने में भी आज तक, जैसे कि अगर रात को देखा जाए तो बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, ये सब बाकी देशों के शहरों के मुकाबले बहुत अच्छे दिखते हैं। अब फिर कहेगा वो सब का है, पटना को देखो, पटना को तो जो बढ़िया है उसको नहीं देखेगा पटना को देखो। तो वाकई में पटना सबसे गंदा शहर में नंबर 1 पर है। भारत में सबसे गंदा शहर में नंबर 1 पर पटना है, नंबर 1 पर है। तो यही चीज है, अब बहुत है, पटना जाने का मन नहीं करता। एक तो जनसंख्या इतना है, मेन दिक्कत ये है कि बिहार में अच्छा शहर पटना, अच्छा शहर अगर कोई भी नाम सुनोगे तो सब कहाँ जाएगा? पटना पटना पटना, कोई ऐसा है ही नहीं। और बाकी सब राज्य में है कि किसी एक शहर पे डिपेंड नहीं है, 2 गो 4 गो 5 गो शहर ऐसा है जहाँ पे हर एक सुख सुविधा है, तो जहाँ लोग जा सकते हैं। लेकिन पटना के साथ रीजन ये है, बिहार के साथ, कि अगर किसी को जरूरी हुआ पटना, चाहे वो बिहार का पूर्वांचल हो, चाहे मिथिला हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सब कहाँ आएगा? पटना। दिक्कत यहाँ ये है। जैसे अगर मान लो यूपी में, तो यूपी में आगरा भी है, यूपी में लखनऊ भी है, गोरखपुर भी है, नोएडा भी है। तो कुछ लोग इधर, कुछ लोग उधर, कुछ लोग उधर बट जाते हैं। और यहाँ है कि सब तरफ से एक ही जगह आ जाता है, तो सब जगह का कचरा भी टघर के वहीं आ जाता है। ठीक है, तो अपने आप को धन्य मानते हैं कौन लोग? जो भारत के कवि हैं 19वीं 20वीं सदी के लोग यूरोप पहुंच जाते हैं। तो ये जो तमाम कवि अपने पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं का मान करते हैं, वे उनका अनुकरण नहीं करते, उनसे सीखते हैं और स्वयं नई परंपराओं को जन्म देते हैं। कहा यह जा रहा है कि ये जो नई कवि हैं
वो पुराने कवि से सीखते हैं, उनका अनुकरण नहीं करते। सीखना और अनुकरण करने में अंतर है। अनुकरण का मतलब होता है कॉपी, जैसा वो है सेम टू सेम, लेकिन उनसे सीखने का मतलब कि उनका देखिए और अपना भी उसमें समझ लगाइए, ठीक है। तो कॉपी नहीं करते हैं, अनुकरण नहीं करते हैं, उनसे सीखते हैं और नई परंपराओं को जन्म देते हैं, अपने से अपना समझ के अनुसार आगे बढ़ाते हैं साहित्य को। जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। जो भी साहित्य होता है वो किसी दूसरे का नकल करते हैं तुम लोग भी नकल करता है क्या? तो जो किसी दूसरे का नकल करके लिखा जाता है वो अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। वो बहुत ज़्यादा दिन तक वो टिकता नहीं है। जो भी साहित्य किसी दूसरे का नकल करके लिखा जाता है वो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, अधम कोटि का होता है, ठीक है, बहुत निम्न कोटि का। जो महान साहित्यकार है उसकी कला की आवृत्ति नहीं हो सकती, यहाँ तक कि एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने पर उनका कलात्मक सौंदर्य ज्यों का त्यों नहीं बना रहता। फिर से आगे कहते हैं कि अगर कोई साहित्य किसी दूसरे शब्द में लिखा गया है और उसको अनुवाद कर दिया जाए किसी दूसरे शब्द में, तो उसका जो इमेज रहता है, उसका जो प्रतिबिंब रहता है, उसका जो मूल्यांकन रहता है, वो सेम टू सेम दूसरे भाषा में भी बना हुआ नहीं रहता। जैसे आप लोग एक सुनते होंगे बहुत सारे लोगों से कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का वर्णन किया गया, ऐसा सुने? एक्चुअली में संस्कृत में है एक शब्द कोटि और उसका अनुवाद जब हिंदी में किया, शांत रहो, जब बहुत सारे अंग्रेज लोग आए उनको समझ नहीं आया कि ये कौन सा शब्द है, तो उसका जब अनुवाद किए तो वो कोटि से करोड़ बना दिए, कोटि से करोड़ बना दिए। तो था 33 कोटि और बन गया 33 करोड़। तो ये एक भ्रामक की तरह फैल गई। अब कहा गया कि 33 करोड़ है तो 33 करोड़ के नाम बताइए, अब ला हो गया जैसे कि अब हमको जहाँ तक पता नहीं कि सही है या गलत है, उसमें ये है कि 11 आदित्य हैं, मतलब जो सूर्य के भगवान हैं वो हैं, और वरुण करके कुछ है, टोटल 33 को नाम बताया है, जिसमें कोटि का मतलब है कि वर्ग, यानी 33 प्रकार के देवी देवता हैं। कितने प्रकार के? 33 प्रकार के, ना कि 33 करोड़, ठीक है। और तो वो देवी देवता है, भगवान 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश, बाकी सब देवी देवता। सूर्य देव है ना कि भगवान है। तो ये सब अंतर उन लोगों का है। अब जब भी मनोवैज्ञानिक पढ़ेंगे, जब उसमें जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या बात है, क्या सही है, क्या गलत है। अभी तो उतने आगे नहीं बढ़े हैं कि हाँ आध्यात्मिक जीवन को शुरू किया जाए, अभी यही है। तो अध्यात्म के क्षेत्र में जब जाया जाएगा तब उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। हाँ, कहाँ तक पढ़ चुके हैं? अधम कोटि का होता है, पढ़ चुके हैं ना। असमर्थता का सूचक, कितना टाइम हो गया? 7:58। चलो इस चैप्टर को खत्म करते हैं, मतलब सॉरी इस पेज को। नकल करके लिखा जाए वो अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। जो महान साहित्यकार हैं उनकी कला आवृत्ति नहीं हो सकती, यहाँ तक कि एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने पर सौंदर्य ज्यों का त्यों नहीं बना रहता। औद्योगिक उत्पादन और कलात्मक सौंदर्य ज्यों का त्यों नहीं बना रहता। औद्योगिक उत्पादन और कलात्मक उत्पादन में यह बहुत बड़ा अंतर है। अमेरिका ने एटम बम बनाया, रूस ने भी बनाया, पर शेक्सपियर के नाटकों जैसी चीज का उत्पादन दोबारा इंग्लैंड में भी नहीं हुआ। देखो, कहा यह जा रहा है कि परमाणु बम बनाया कौन? अमेरिका। रूस ने भी बनाया, बाकी कई देशों ने भी बनाया, लेकिन जो शेक्सपियर का नाटक था, जो साहित्य में शेक्सपियर का नाटक लिखा गया था, वैसा नाटक बाकी कोई दूसरा देश नहीं बना पाया। भले एटम बम वो बनाया तो हम भी बना लिए, वो अलग बात है, लेकिन जो साहित्य के क्षेत्र में शेक्सपियर का नाटक लिखा गया था वो बाकी कोई देश नहीं बना पाया उस तरह का। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए
उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। आर्थिक संबंधों से प्रभावित होना एक बात है, उनके द्वारा चेतना का निर्धारित होना और बात है। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं। शांत रहो। शेक्सपियर एक नाम है, विलियम शेक्सपियर पूरा नाम। अरे ये सब अंग्रेजवन सबके वैसे नाम रहबे करता है, अलेक्जेंडर, वो सब उसी तरह से लॉर्ड हम, विलियम, इस टाइप का। जैसे यहाँ सोनू, मोनू, सूरज, गीता, सीता, ये सब नॉर्मल नाम है ना, वहाँ यही सब नॉर्मल नाम रहता है। हाँ चलो, ओए देख लो थोड़ा देर साइलेंस। द्वंद्वात्मक मतलब दो पक्षों वाला। भौतिकवाद मनुष्य की चेतना का आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। आर्थिक संबंधों से प्रभावित होना एक बात है, उनके करने गया उनके द्वारा चेतना का निर्धारित होना और बात है। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। जो भौतिकवाद है उसका अर्थ भाग्यवाद नहीं है। सब कुछ परिस्थितियों द्वारा अनिवार्यतः निर्धारित हो जाता है। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य का नियामक नहीं है। दोनों का संबंध द्वंद्वात्मक है। यही कारण है कि साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन होता है। देखो ओए सुनो, कहा यह जा रहा है कि अगर मनुष्य समय का साथी नहीं है, देखो परिस्थिति का साथी नहीं है, परिस्थिति का नियामक नहीं है, तो साहित्य भी परिस्थिति का नियामक नहीं। ठीक है, परिस्थिति भी मनुष्य का नियामक नहीं। दोनों संबंध द्वंद्वात्मक है, यानी दोनों द्विपक्षीय हैं। अगर ये इसका नहीं है तो ये भी इसका नहीं, अगर ये इसका है तो ये भी इसका है। ठीक है, इस तरह से। और साहित्य जो है सापेक्ष रूप से स्वाधीन होता है, यानी किसी के अधीन नहीं होता है। साहित्य अपने अधीन होता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही पैराग्राफ तक रखते हैं आज। बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी अगले क्लास में मिलते हैं, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और रजाई में घुस करके पढ़ते रहें। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। जय हिंद। क्या बोल रहे हो?